हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं बीनू कुमावत, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज रावतभाटा, आपका फिर से स्वागत करती हूँ राजनीति विज्ञान की क्लास में। आज हमारी चर्चा का विषय है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के पेपर में उत्तर दक्षिण संवाद। पिछले वीडियोज़ में हमने देखा था नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, जिसके अंतर्गत हमने नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और किए गए प्रमुख प्रयास और उसका मूल्यांकन, इस तरह से इस पर चर्चा की थी। उसी कड़ी में आज हम देखते हैं कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना के ही क्रम में जो विभिन्न प्रकार के प्रयास हुए, उन सभी प्रयासों को दो भागों में हम बांट सकते हैं, एक उत्तर दक्षिण संवाद और दूसरा दक्षिण दक्षिण सहयोग। तो आइए चलते हैं सबसे पहले कि उत्तर दक्षिण संवाद क्या है। भौगोलिक आधार पर अगर हम देखें तो समस्त जो संसार है उसको दो गोलार्ध में हम बांटते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के जो विकसित और धनी देश हैं वो आते हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया के अविकसित और पिछड़े हुए गरीब और विकासशील देश आते हैं। राजनीतिक शब्दकोश में विकसित देशों के लिए उत्तर और विकासशील देशों के लिए दक्षिण शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसी वजह से, क्योंकि जो विकासशील और अविकसित देश हैं ज़्यादातर पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, और जबकि जो विकसित देश हैं वो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादातर स्थित है। उत्तर से हम अर्थ लगा सकते हैं कि पूंजीवादी विचारधारा रखने वाले जो विकसित औद्योगिक देश हैं, वो जहाँ पर कि तकनीकी विकास और उत्पादन अपनी चरम सीमा पर है, वहाँ पर प्रति व्यक्ति आय बहुत अधिक है। ये देश पूरे विश्व के 70% पूंजी साधनों पर अपना कब्जा किए हुए हैं। इसके विपरीत दक्षिण से हमारा अर्थ है उन विकासशील देशों से जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हुए, उनमें प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। इन देशों में तरह तरह की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याएं हैं। पूंजी की कमी, प्रति व्यक्ति कम आय, जनसंख्या विस्फोट, निर्धनता, बेरोजगारी, भूखमरी जैसी कई समस्याएं इन देशों में हैं। विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाएं उद्योग प्रधान है, जबकि दूसरी ओर विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाएं ज़्यादातर कृषि प्रधान है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे विकसित देश उत्तर की श्रेणी में है, जबकि भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बर्मा, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, ये जो अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश हैं, इनके अलावा वो सब देश दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उत्तर के विकसित और दक्षिण के विकासशील देशों के बीच नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और कई अन्य बातों के बारे में किए गए वार्तालाप को ही उत्तर दक्षिण संवाद का नाम दिया जाता है। इस प्रकार उत्तर दक्षिण संवाद नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना की दिशा में उत्तर और दक्षिण देशों के बीच जारी रहने वाले संपर्कों और वार्तालापों का एक कार्यक्रम है। इसके लिए दोनों जो भाग हैं उनमें परस्पर होने वाले प्रत्यक्ष वाद विवाद शामिल हैं और अन्य कई प्रकार के कार्यक्रम, सम्मेलन शामिल हैं, विचार विमर्श शामिल है, जिसको हम उत्तर दक्षिण संवाद के नाम से जानते हैं। आइए अब देखते हैं, एक बार नज़र डालते हैं उत्तर और दक्षिण को विभाजित करने वाला एक मानचित्र, जिसमें हम देख सकते हैं जो नीले रंग में दिखाया हुआ है क्षेत्र, उसको हम उत्तर का क्षेत्र यानी कि विकसित राष्ट्र मानते हैं, जबकि जो लाल कलर में यहाँ पर दिखाया हुआ है वो दक्षिण का क्षेत्र है यानी विकासशील अविकसित देश। अब देखते हैं उत्तर दक्षिण संवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कि क्या इसका इतिहास रहा है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, क्या क्या इसमें इसके आधार रहे हैं, जिसकी वजह से उत्तर और दक्षिण के देश आपस में संवाद करने के लिए एक मंच पर आए। क्योंकि काफ़ी लंबे समय से उत्तर के जो विकसित देशों हैं उनका विकासशील देशों के ऊपर साम्राज्यवादी नियंत्रण रहा, और जिसके कारण विकासशील देशों में आर्थिक पिछड़ापन बढ़ गया। इस बात की चर्चा हम नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के वीडियो में भी कर चुके हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के ज़्यादातर
गुलाम देश उत्तर की साम्राज्यवादी ताकतों के पंजों से मुक्त होने लग गए, लेकिन अपने साधनों का विकसित देशों द्वारा लंबे समय तक दुरुपयोग करते रहने के कारण इस समय तक वे आर्थिक पिछड़ेपन के शिकार हो चुके थे। उन्होंने पाया कि विश्व अर्थव्यवस्था का झुकाव उनके हितों के खिलाफ है, क्योंकि अगर हम आंकड़ों के रूप में देखें तो विश्व के 30% जनसंख्या वाले विकसित देश उनकी 70% जनसंख्या पर अपना नव उपनिवेशवादी नियंत्रण रखे हुए थे, तो उनके लिए चिंता का विषय बन गया। उन्होंने महसूस किया कि उनके प्रति व्यक्ति वार्षिक आय $700 है, जबकि विकसित देशों में ये $10,000 है। इसी से उनके बीच में विकास का अंतर का हम पता लगा सकते हैं। उन्हें विकसित देशों से मिलने वाली आर्थिक सहायता उनको एक नए प्रकार के शोषण का शिकार बना रही थी। उनका विश्व व्यापार में हिस्सा बहुत कम था। उनका निर्यात जो है वो लगातार गिर रहा था। विदेशी व्यापार की शर्तें उनके हितों के विपरीत थी और इसी कारण से उनके ऊपर ऋणों का बोझ लगातार बढ़ रहा था। 1984 की विश्व बैंक रिपोर्ट स्वयं इस बात को दर्शाती है कि विकासशील देश लगातार ऋण के भार से दब रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अन्य वित्तीय संस्थान प्रतिवर्ष विकासशील देशों को जितनी मदद देते हैं उससे ज़्यादा तो वो उनसे ब्याज वसूल करते हैं। विश्व विकास आंदोलन की जो एक रिपोर्ट है उसके अनुसार 1992 में विश्व बैंक ने भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान को $3 अरब का ऋण दिया और ब्याज के भुगतान के बाद उन्हें 88 करोड़ 50 लाख डॉलर ही प्राप्त हुए। यानी जो जितना ऋण इनको प्राप्त हुआ उनमें से ज़्यादातर तो ब्याज के रूप में ही इनको चुकाने पड़ गए वापस। इससे विश्व मौद्रिक संस्थाओं की जो कारगुजारी है, उनके जो इंटेंशन है उनका, वो साफ जाहिर हो जाता है कि ये संस्थाएं विकसित देशों के हितों के अनुकूल चलती है, न कि विकासशील देशों के हितों के अनुकूल। 1964 से 1967 तक व्यापार और प्रशुल्क पर हुए सामान्य समझौते यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ गेट के तहत विकसित और विकासशील देशों में निर्यात और व्यापार संबंधी कुछ विचार विमर्श हुआ, लेकिन उनका कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। 1970 के दशक में के प्रारंभ में ही विकासशील देश आर्थिक संबंधों के लोकतंत्रीकरण पर जोर देने लग गए थे। उनमें जागरूकता आने लग गई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1974 में अपने एक विशेष अधिवेशन बुलाया और नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था हेतु उन्होंने घोषणा और कार्यक्रम का मसौदा पारित किया। तब से अंकटाड, गुट निरपेक्ष सम्मेलन आदि के माध्यम से विश्व अर्थव्यवस्था के ढांचे में परिवर्तन की मांग धीरे धीरे बढ़ने लग गई। उत्तर के जो विकसित देश हैं उन्होंने इस बात को महसूस किया कि विकासशील देशों की उचित मांगों की अनदेखी ज़्यादा देर तक, ज़्यादा दिनों तक नहीं की जा सकती। इसलिए उन्होंने आपसी विचार विमर्श की प्रक्रिया प्रारंभ की और इसे ही उत्तर दक्षिण संवाद कहा जाता है। उत्तर दक्षिण संवाद को विकसित करने वाली घटनाओं ने विकासशील देशों को नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग में वृद्धि करने के प्रयासों को और तेज कर दिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा, अंकटाड, ब्रांट आयोग आदि प्रयासों से उत्तर दक्षिण संवाद के ऊपर बल दिया गया। अब देखते हैं उत्तर दक्षिण संवाद के विभिन्न प्रयास, क्या क्या उत्तर दक्षिण संवाद के प्रयास किए गए, तो एक एक करके आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पेरिस वार्ता जो 1975 में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की घोषणा जो 1974 में की गई थी और ये पहला प्रयास था जिसका उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में वृद्धि करना। दिसंबर 1975 में विकसित और विकासशील देश अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में वृद्धि करने के लिए एकजुट हुए और दिसंबर 1975 में ही इस मुद्दे पर पेरिस में जो वार्ता हुई, पेरिस वार्ता, उसमें 8 विकसित और 19 विकासशील देशों ने भाग लिया। इस सम्मेलन के आयोजन का श्रेय अमेरिकी विदेश सचिव डॉक्टर हेनरी किसिंजर को दिया जाता है। इस सम्मेलन को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। यह सम्मेलन 18 महीने तक चला और 1977 में समाप्त हुआ। इसमें भाग लेने वाले देशों ने एक अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय तथा ऊर्जा, कच्चे माल, विकास, वित्तीय मामलों के संबंध में 4 आयोग स्थापित करने पर सहमति जताई। विकसित राष्ट्रों ने इस सम्मेलन में ये स्वीकार किया कि ऊर्जा की समस्या और आर्थिक विकास की समस्या के बीच गहरा रिश्ता है। इसमें उत्तर के विकसित देशों ने दक्षिण के निर्धन देशों के लिए कुछ सहायता कार्यक्रमों की घोषणा की, जिनमें गरीब देशों का बढ़ता तेल घाटा और
मूल्यों को स्थिर करने के लिए गरीब देशों की सहायता के लिए एक विशेष कोष की स्थापना की बात इसमें स्वीकार की गई। लेकिन इस सहायता के बदले विकसित देशों ने 1973 की तेल संकट की मार को फिर से न झेलने के लिए विकासशील देशों में स्थिर तेल मूल्यों और सप्लाई की गारंटी की मांग रखी। और ये छोटी सी सहायता के बदले उन्होंने बहुत बड़ी गारंटी मांग ली थी, और इस असंगत मांग ने इस वार्ता को एक तरह से विफल बना दिया और एक तरह से नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग को इससे गहरा आघात पहुंचा। अब देखते हैं ब्रांड आयोग। ये भी इस संबंध में, इस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास था। दिसंबर 1975 की जो पेरिस वार्ता थी वो असफल रही। उसके असफल रहने पर विश्व बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष रॉबर्ट मैकनमारा के सुझाव पर अंतर्राष्ट्रीय विकास के मुद्दों से निपटने के लिए 1977 में एक गैर सरकारी स्वतंत्र आयोग स्थापित किया गया, जिसे ब्रांड आयोग के नाम से जाना जाता है। इस आयोग के अध्यक्ष पश्चिमी जर्मनी के भूतपूर्व चांसलर विली ब्रांट थे। इसमें समस्त विश्व के देशों से सदस्य थे। भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर एल के झा भी इस आयोग में थे। इसकी जो प्रथम बैठक थी वो दिसंबर 1977 में बॉन में हुई। इस आयोग ने सामाजिक विकास समस्याओं के बारे में अपनी 2 रिपोर्ट दी, नॉर्थ साउथ ए प्रोग्राम फॉर सर्वाइवल और दूसरी रिपोर्ट कॉमन क्राइसिस के नाम से दी। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर कहा कि विश्व शांति और सहयोग के लिए उत्तर दक्षिण में पारस्परिक निर्भरता आवश्यक है। इस आयोग ने विश्व नेताओं की एक औपचारिक बैठक बुलाने का सुझाव दिया ताकि विकसित और विकासशील देशों के बीच अंतर के प्रमुख विषयों जैसे कि व्यापार, सहायता, सुरक्षा, तकनीकी का आदान प्रदान, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का उदारीकरण आदि पर वार्तालाप हो सके और नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकें। इस आयोग ने उत्तर दक्षिण संवाद के विकास के लिए वस्तु व्यापार, विकासशील देशों के लिए ऋण, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा सुधार, तकनीकी हस्तांतरण, बहुराष्ट्रीय निगमों का सुधार, समुद्री कानून, बहुउद्देशीय व्यापार आदि मुद्दों पर अपने सुझाव दिए। उत्तर दक्षिण संवाद की दिशा में ब्रांड आयोग एक महत्वपूर्ण प्रयास था। अब देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा का विशेष सत्र। महासभा ने 25 अगस्त 1980 को विकसित और विकासशील देशों के बीच आर्थिक संबंधों के बारे में विचार करने के लिए एक विशेष सत्र बुलाया। इसमें विकासशील देशों ने अधिक आर्थिक सहायता, अधिक स्वतंत्र व्यापार, कच्चे माल की स्थिर कीमतें आदि की मांग विकसित देशों के सामने रखी, लेकिन विकसित देशों ने इसे अस्वीकार कर दिया। केवल इस बैठक में 9 महीने बाद होने वाली व्यापक समझौता वार्ता के लिए आधार प्रस्तुत किया गया। अतः उत्तर दक्षिण संवाद का ये प्रयास विकसित देशों की नकारात्मक भूमिका के कारण असफल रहा, क्योंकि उन्होंने पूरी हठधर्मिता से विकासशील देशों की प्रत्येक मांग को अस्वीकार कर दिया था। अब देखते हैं कानकुन सम्मेलन। यह सम्मेलन मेक्सिको के कानकुन शहर में अक्टूबर 1981 में हुआ। इसमें 14 विकासशील, 8 विकसित देश यानी कि कुल 22 देशों ने इसमें भाग लिया। इसका उद्देश्य उत्तर दक्षिण संवाद की प्रगति को जांचना था। इसमें 23 देशों को निमंत्रण भेजे गए थे, लेकिन सोवियत संघ ने इसमें हिस्सा नहीं लिया, इसलिए कुल 22 देश इसमें शामिल थे। अमेरिका के कारण क्यूबा को इसमें नहीं बुलाया गया था, क्योंकि अमेरिका और क्यूबा में शीत युद्ध की स्थिति बनी हुई थी। प्रथम शिखर वार्ता को संबोधित करते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति रीगन ने कहा कि अमेरिका व्यापक समझौता वार्ता में शामिल हो सकता है यदि उनमें नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के निर्माण की बात न हो, वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की कार्यप्रणाली सभी को मान्य हो, उनका उद्देश्य अधिक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विकास की प्राप्ति हो, व समझौता वार्ताएं सहयोगपूर्ण वातावरण में हो। तो एक तरह से वही अड़ियल रवैया अमेरिका का रहा जो पुराने समय में रहा। फ्रांस और कनाडा ने रीगन की इन शर्तों का खुलकर समर्थन किया, क्योंकि वो स्वयं यही चाहते थे। अमेरिका और जर्मनी ने यह विचार भी रखा कि विश्व अर्थव्यवस्था की पुनः संरचना संबंधी विचार इससे संबंधित अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों में ही हो, यानी कि इस तरह के मंचों पर न हो, उन्हीं एजेंसियों में इसकी बात रखी जाए। विकासशील देशों ने इस बात पर जोर दिया कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ढांचे में व्यापक परिवर्तन करके उन्हें अधिक प्रासंगिक बनाया जाए।
लेकिन विकसित देशों ने, जैसे कि वो पहले ही इसका विरोध कर चुके थे, इस बात का विरोध किया और कहा कि इसके बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ के ही निर्णय को माना जाए। अमेरिका और अन्य विकसित देशों ने इसका विरोध इसलिए किया कि वर्तमान व्यवस्था में विश्व बैंक का अध्यक्ष हमेशा अमेरिकी नागरिक, मुद्रा कोष का डायरेक्टर पश्चिमी यूरोप का ही नागरिक होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में ये देश अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग करके वर्तमान व्यवस्था को बनाए रखने में सफल हो सकते हैं, इसीलिए उन्होंने यूएनओ में ही निर्णय की बात रखी। इस सम्मेलन में खाद्यान्न समस्या, भूखमरी, कृषि विकास, व्यापार समस्या, ऊर्जा संकट आदि के बारे में भी विस्तार पूर्वक विचार किया गया। विकासशील देशों की तरफ से निर्यात संबंधी समस्याओं को लेकर के तैयार किया गया 5 सूत्री कार्यक्रम सम्मेलन की कार्रवाई में शामिल तो कर लिया गया, लेकिन विकसित देशों ने उस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। ये 5 सूत्र इस तरह से थे कि जिन्सों के आयात निर्यात संबंधी समझौते नए सिरे से हो, यानी जो खाद्यान्न है उनके आयात निर्यात संबंधी जो समझौते हैं नए सिरे से हो। खाद्यान्नों के भाव स्थिर रखने के लिए अंकटाड के तत्वावधान में बताए जाने वाले साझा कोष की प्रगति को बढ़ाया जाए। विकासशील देशों के निर्यात पर प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया जाए। रेशे संबंधी समझौते का नवीनीकरण हो। विकासशील देशों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की प्रवृत्ति रोकी जाए। इस तरह से इस सम्मेलन के अंत में नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना और उत्तर दक्षिण संवाद को आगे बढ़ाने पर कोई सहमति नहीं हुई। विकसित देशों के नकारात्मक व्यवहार के कारण एक तरह से यह सम्मेलन भी असफल ही रहा। अब देखते हैं न्यूयॉर्क सम्मेलन। न्यूयॉर्क सम्मेलन का आयोजन अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुआ। अंकटाड के तत्वावधान में 1983 में आयोजित इस सम्मेलन में विश्व के अनेक नेता एकत्रित हुए। भूतपूर्व दिवंगत भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस सम्मेलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें उत्तर दक्षिण संवाद को विकसित करने पर बल दिया गया और अमेरिका की हठधर्मिता के कारण इस सम्मेलन में कोई ठोस निर्णय नहीं हो सका और अंत में यह सम्मेलन भी विफल हो गया। अब देखते हैं गैट समझौता तथा विश्व व्यापार संगठन। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था तटकर और व्यापार से संबंधित सामान्य समझौते द्वारा संचालित होती आ रही थी। इस सामान्य समझौते को गेट कहा जाता था, यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जिसका अर्थ है व्यापार और प्रशुल्क पर सामान्य समझौता। इस समझौते की स्थापना का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करके लाभकारी लक्ष्यों को प्राप्त करना था। 1986 तक इसके 8 सम्मेलन हुए। 8वां सम्मेलन 20 सितंबर 1986 को उरुग्वे में हुआ, जिसमें 100 देशों ने भाग लिया। उरुग्वे सम्मेलन में आगामी 4 साल तक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था पर गेट की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर विचार हुआ, लेकिन 7 वर्ष के बाद भी गेट अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था पर आम सहमति पर आधारित रिपोर्ट नहीं दे सका। उरुग्वे सम्मेलन में विभिन्न वार्ताओं का दौर चला और इसका 8वां दौर उरुग्वे के शहर पुंता डेलिस्ते में शुरू हुआ। इसमें परंपरागत वस्तु व्यापार के नियम बने, कृषि को इससे बाहर रखा गया। उरुग्वे दौर की वर्तमान वार्ता में कृषि को भी शामिल कर लिया गया है। इसमें 4 क्षेत्रों, पहला व्यापार से संबंधित निवेश उपाय, दूसरा बौद्धिक संपदा अधिकार के पहलुओं से संबंधित व्यापार, तीसरा सेवाओं में व्यापार और चौथा कृषि, इनको शामिल किया गया। गेट वार्ता की सूची में ये क्षेत्र विकसित देशों की स्वीकृति से ही शामिल किए गए। विकसित देशों का तर्क था कि व्यापार से संबंधित निवेश उपायों को वार्ता सूची में शामिल करना चाहिए, क्योंकि विकासशील देश विदेशी निवेश को नियंत्रित करने वाली नीतियां बना करके विदेशी कंपनियों के स्वतंत्र व्यापार में बाधा पहुंचाते हैं। बौद्धिक संपदा अधिकारों, विशेष करके पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क के अपर्याप्त संरक्षण के कारण चोरी का व्यापार बढ़ता है और वैध व्यापार को हानि पहुंचती है। विकासशील देशों ने विकसित देशों के इन तर्कों का जोरदार खंडन किया, क्योंकि पेटेंट और कॉपीराइट ट्रेडमार्क के नाम पर विकसित देश विकासशील देशों का आर्थिक शोषण करते हैं। 1990 तक उरुग्वे वार्ता किसी सर्वमान्य हल तक पहुंचने में असफल रही। 1991 में 108 सदस्यीय गेट के महानिर्देशक आर्थर डुंकेल ने गेट के भावी स्वरूप पर 500 पृष्ठों की अपनी प्रस्ताव सूची पेश की।
और इन प्रस्तावों पर विचार करने के लिए 17 अप्रैल 1992 तक का समय दिया गया। विकासशील देशों ने डुंकेल प्रस्तावों का विरोध किया क्योंकि इसमें कृषि सब्सिडी, बौद्धिक संपदा अधिकार जिसमें पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क जैसे चीजें आती हैं, विदेशी निवेश उपायों और सेवाओं को भी शामिल करके विकासशील देशों की मांगों और आवश्यकताओं की इसमें अनदेखी की गई और विकसित देशों के ही हितों का इसमें ध्यान रखा गया। और इसमें सबसे अधिक विरोध पेटेंट अधिकारों के बारे में था। कृषि क्षेत्र में इससे लागू होने पर विकासशील देशों को कृषि तकनीक विकसित देशों से खरीदने पर भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस तरह से डुंकेल प्रस्तावों के माध्यम से गेट द्वारा विकासशील देशों पर गलत नीतियां थोपने का विकासशील देशों ने विरोध किया और अपने व्यापारिक हितों की विकसित देशों का ध्यान व्यापारिक हितों की और विकसित देशों का ध्यान उन्होंने आकर्षित किया, लेकिन उनके विरोध का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और गेट में विकसित औद्योगिक देशों का ही प्रभुत्व बना रहा। गेट का पुराना रूप उस समय अप्रासंगिक हो गया जब 15 दिसंबर 1993 को 117 सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से नए गेट की स्वीकृति प्रदान कर दी। यह समझौता 1995 में लागू हुआ और इसी के तहत विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। आज विश्व व्यापार संगठन अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित 28 समझौते को लागू करता है जो उरुग्वे दौर की वार्ता में शामिल थे। ये संगठन पुराने गेट से अधिक व्यापक है। ये बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को संस्थागत और वैधानिक आधार प्रदान करता है। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अपनी सजग दृष्टि रखता है। इसका प्रत्येक सम्मेलन 2 वर्ष के अंतराल पर होता है और इसका प्रथम सम्मेलन सिंगापुर में हुआ, चौथा 2001 में दोहा में हुआ, तीसरा सम्मेलन सिएटल में 1999 में हुआ जिसमें विकासशील देशों ने अमेरिका के श्रम मानकों का विरोध किया था, जिसके लिए ये बहुत चर्चा में रहा। अमेरिका श्रम मानकों पर इसलिए जोर दे रहा था ताकि विकासशील देशों में बने सस्ते माल से प्रतिस्पर्धा में विकसित देशों को बचाया जा सके। 75 विकासशील देशों ने पहली बार विश्व व्यापार संगठन को ज्ञापन दिए। विकासशील देशों ने विकसित समृद्ध देशों के आगे न झुकने का संकल्प किया, लेकिन चौथे शिखर सम्मेलन के एजेंडे को स्वीकार करके विकासशील देशों के ही हितों को हानि पहुंचाई जा रही है। दोहा शिखर सम्मेलन 2005 तक अपने विकास लक्ष्य को प्राप्त करेगा। इस सम्मेलन में भारत व अन्य विकासशील देशों ने जन स्वास्थ्य संबंधी दवाइयों के उत्पादन और अधिक ग्रहण के मामले में बड़ी सफलता प्राप्त की। इससे एड्स, टीबी, मलेरिया जैसे रोगों से लोगों को बचाने के लिए औषधियों के उत्पादन के मामले में WTO के पेटेंट संबंधी नियम अब रुकावट पैदा नहीं कर सकते। ये दवाइयाँ WTO के पेटेंट अधिकारों से बाहर है। इस प्रकार पुराने गेट और नए गेट यानी कि WTO के अंतर्गत विकसित और विकासशील देशों के विचार विमर्श की प्रक्रिया उत्तर दक्षिण संवाद को आगे बढ़ा करके नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों को प्रवाहित करने का एक प्रयास है। अब देखते हैं पृथ्वी सम्मेलन। पहला पृथ्वी सम्मेलन जून 1992 में और दूसरा 1997 में हुआ। इसका उद्देश्य पर्यावरण सुरक्षा के मुद्दों पर विचार करना था। पहला पृथ्वी सम्मेलन रियो डे जेनेरियो, ब्राजील में 3 से 14 जून 1992 तक आयोजित हुआ। इसमें विकसित और विकासशील देशों ने पर्यावरण प्रदूषण के लिए एक दूसरे पर आरोप लगाए। विकसित देशों ने कहा कि विकासशील देशों की जनसंख्या विस्फोट की स्थिति के कारण और गरीबी के कारण ये हुआ है। ये देश घने जंगलों का सफाया कर रहे हैं और पर्यावरण संतुलन को खराब कर रहे हैं, जबकि इसके विपरीत विकासशील देशों ने कहा कि ऐसा विकसित देशों द्वारा विलासिता की वस्तुओं पर किया गया फिजूल खर्च है, जिसके कारण वातावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि हुई है। इस सम्मेलन में उत्तर दक्षिण देशों के बीच कई मुद्दों पर मतभेद उभरे, जैसे कि जनसंख्या को लेकर के। उत्तर के विकसित देश मानते हैं कि विकासशील देशों की जनसंख्या इसके लिए जिम्मेदार है, जबकि दक्षिण के देश ये मानते हैं कि विकसित देशों की जो जीवन शैली है वो इसके लिए उत्तरदायी है। दूसरा मुद्दा रहा तकनीकी हस्तांतरण का। गरीब देश मानते हैं कि उनके तकनीकी विकास के लिए विकसित देशों को उनको तकनीकी सहायता हस्तांतरण करना चाहिए ताकि वो कम कीमत पर अधिक विकास हासिल कर सके। ग्रीन हाउस प्रभाव जो बढ़ रहा है उसको लेकर के भी, उसकी कटौती को लेकर के भी दोनों तरफ के देशों में मतभेद उभरे। पर्यावरण विनाश की जो जिम्मेदारी की बात है उसके बारे में दोनों एक दूसरे पर जिम्मेदारी टालने की प्रवृत्ति इन सम्मेलनों में दिखाई दी, क्योंकि विकसित देश चाहते हैं कि विकासशील देश अपनी जो विकास की जो प्रक्रिया है उसको रोक दें ताकि पर्यावरण का विनाश न हो, जबकि विकासशील देशों का मानना है कि पर्यावरण विनाश के लिए विकसित देश जिम्मेदार हैं, जिसके लिए उनको ही अब आगे राशि खर्च करनी चाहिए।
कुल मिलाकर के उत्तर दक्षिण संवाद का अगर हम मूल्यांकन करें तो कई अंतर विरोध इसमें इन प्रयासों में उभरे, कई बातों पर आगे चर्चा भी चली और कुछ समझौते भी हुए, अनेक अंतर विरोध हुए और इन अंतर विरोधों के बावजूद भी इन सम्मेलनों में एक तरह से हालांकि आम सहमति नहीं दिखाई दी, लेकिन फिर भी कुछ आगे की ओर जाने की प्रवृत्ति हमें इस संवादों के माध्यम से दिखाई देती है। पेरिस वार्ता से प्रारंभ होने वाला उत्तर दक्षिणी संवाद दूसरे पृथ्वी सम्मेलन तक पहुंच गया, लेकिन इसके परिणाम विशेष ठोस नहीं निकले जिससे कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना हो सके। इसमें पारस्परिक अंतर्निर्भरता के सिद्धांत का रुख आत्मनिर्भरता की तरफ मुड़ता हुआ प्रतीत नहीं हुआ, नहीं आज तक विकसित राष्ट्रों का नव उपनिवेशवादी रवैया कम हुआ है, जैसा कि हम प्रत्येक सम्मेलन में, प्रत्येक वार्ता में हम देख सकते हैं। उनकी ये इच्छा अधिक प्रबल है कि विकासशील देशों पर अपनी साम्राज्यवादी पकड़ मजबूत बनाई जाए। डुंकेल प्रस्ताव है वो नव साम्राज्यवाद का ताज़ा उदाहरण है। आज WTO और IMF जैसी मौद्रिक संस्थाएं भी विकसित देशों की ही आवाज़ उठाते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ स्वयं विकासशील देश मतभेद के शिकार हैं और अपनी आवाज़ वो जब विभिन्न मंचों से उठाते हैं तो उनकी आवाज़ दबा दी जाती है। अनेक विकासशील देश विकसित देशों द्वारा प्राप्त आर्थिक और तकनीकी सहायता पर ही जी रहे हैं और समय की मांग है कि उत्तर दक्षिण संवाद को प्रभावी बनाने के लिए जापान जैसे विकसित देशों का सहयोग प्राप्त किया जाए। उत्तर दक्षिण की जगह अब दक्षिण दक्षिण सहयोग को आधार बना करके विकसित राष्ट्रों पर अपनी निर्भरता को कम किया जाए और आत्मनिर्भरता को उपयोगी बनाया जाए। इससे उत्तर दक्षिण संवाद पर आशानुकूल प्रभाव पड़ेगा और नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। तो इस तरह से हमने देखा उत्तर दक्षिण संवाद, जिससे कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। आगे आने वाले वीडियो में हम देखेंगे दक्षिण दक्षिण सहयोग।